गुरु गोबिंदो खड़े काके लागो पाय। गुरु गोबिंदो खड़े काके लागो पाय। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए कबीरा। हेलो 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 गोविंद दियो बताए। हेलो 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 चलो जी। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, वेरी गुड आफ्टरनून जी। जैसे पेड़ की हाल चाल? खजूर। बढ़िया, बड़ा मस्त मौज हुआ बहार। तो चलो क्या बहुत बढ़िया। हुआ। तो लाइव वाले बच्चे तो हैं नहीं, क्योंकि वाईफाई में दिक्कत आ रही है, कुछ बार बार कट रहा है, बार बार आ रहा है, तो इसलिए आप ही हैं बस मेरे सामने। हम आपसे ही बात करेंगे आज। हम लाइव वाले बच्चों से बात नहीं कर पाएंगे आज, ठीक है जी। तो ये क्लास फिर जैसे खत्म होगी इसको मैं अपलोड कर दूंगा, तो वो बच्चे देख लेंगे जी। चलो जी, तो हमने चैप्टर अपना स्टार्ट किया हुआ था टीडीएस और टीसीएस वाला। तो टीडीएस और टीसीएस वाले चैप्टर में जहां तक हमने कंप्लीट कर लिया था, एक बार फटाफट से पहले वो देख लेते हैं। तो हमने टीडीएस वाले चैप्टर में 194 आई बी, है ना, 194 आई बी तक हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया था जी। अब 194 आई बी जो हमने लास्ट क्लास में किया था वो किसका था जी? 194 आई बी जो था वो रेंट का था। और रेंट कब? अगर वो इंडिविजुअल एचएफ जिनकी टर्नओवर जो होती है वो 50 लाख रुपए तक होती है या 1 करोड़ रुपए तक होती है, वो यहाँ पे टीडीएस काटते हैं। बट कब काटते हैं? अगर मंथली रेंट जो है वो 50,000 से ज्यादा का है। और वो टीडीएस कब काटते हैं जी? टीडीएस काटते हैं फाइनेंशियल ईयर का जो एंड है, उसका जो लास्ट मंथ होगा, तो सारा टीडीएस जो है वो वहां पे काटते हैं। ये हमने 194 आईबी में कंप्लीट किया था, ठीक है जी। और रेट क्या होगा? रेट आपका 30 सितंबर तक 5% होगा, और उसके बाद फिर रेट कितना होगा आपका? 2% होगा 1 अक्टूबर से लेके। ये रेट आपके एप्लीकेबल होंगे जी। अब यहाँ पे अगला सेक्शन जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, आईसी मैंने यहाँ पे काटा हुआ है। आईसी आप यहाँ पे काट सकते हैं जी, ठीक है जी। आईसी हमें नहीं करना, आईसी को मैंने यहाँ पे क्रॉस किया हुआ है। अगला फिर सेक्शन है 194 जे। ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, 194 जे है जी। अब ये 194 जे किसका है सर? ये 194 जे भी एग्जाम के अंदर बहुत बार बनता है। ये 194 जे है प्रोफेशनल फीस का। प्रोफेशनल फीस हो गया, टेक्निकल सर्विस हो गया, प्रोफेशनल सर्विस हो गया, रॉयल्टी हो गया, ये सारी की सारी चीजें जो है ये 194 जे के अंदर आती है जी। अब 194 जे में ना एक चीज ध्यान सुनना, 194 जे में 30,000 रुपए की लिमिट है। मतलब अगर पूरे साल की प्रोफेशनल फीस 30,000 तक है तो टीडीएस नहीं कटेगा। फिर पूरे साल की रॉयल्टी अगर 30,000 तक है, टीडीएस नहीं कटेगा। पूरे साल की टेक्निकल फीस अगर 30,000 तक है, टीडीएस नहीं कटेगा। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूं? मैं कहना ये चाह रहा हूं कि यहाँ पे 30,000 रुपए की लिमिट है ना, ये 30,000 रुपए की एग्रीगेट लिमिट नहीं है, अलग अलग लिमिट है सब में। नई बात समझ में आ रही? जैसे 194 जे में यहां पे गवर्नमेंट कहती है क्या क्या कवर होगा जी? यहां पे गवर्नमेंट कहती है फी फॉर प्रोफेशनल्स, टेक्निकल सर्विस, रॉयल्टी, नॉन कंप्लीट फीस, डायरेक्टर रेम्युनरेशन। ये चीजें 194 सी में कवर है। मान लो मैंने प्रोफेशनल फीस दी, मैंने टेक्निकल सर्विस की फीस दी, मैंने रॉयल्टी दी, मैंने डायरेक्टर रेम्युनरेशन मतलब डायरेक्टर सिटिंग फीस दी, और इन सबको मिला के 1 लाख बन रहा है। गवर्नमेंट ने कहा कंबाइन चेक नहीं करना, अलग अलग बता। जिस जिस पेमेंट पे 30,000 से ज्यादा होगा उस पेमेंट पे टीडीएस कटेगा, जो 30,000 से कम होंगी उस पे टीडीएस नहीं कटेगा। इस वाले सेक्शन में ना बच्चा बस यही गलती करता है, वो एग्रीगेट लिमिट ले लेता है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, एग्रीगेट लिमिट हमारे काम की नहीं है। यहां पे बस ये थोड़ा सा ध्यान देना। और ये लिखा भी हुआ है, अगर आप चेक करोगे तो यहां पे क्या लिखा है? कह रहा है फी फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विस, रॉयल्टी, नॉन कंप्लीट फीस। कोई मेरे को बोलेगा नॉन कंप्लीट फीस क्या होती है? ये हमने उसमें भी डिस्कस किया था पीजीपी के अंदर। नॉन कंप्लीट फीस क्या होती है? कि तुम मुझे कंप्लीट ना करना, मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा। अभी भी तो हमने किया नेगेटिव एक्ट, कुछ ना करने के पैसे देना, ये उसकी बात हो रही है।
तो अगर आप ये काम नहीं करोगे, अगर आप मुझे कंप्लीट नहीं करोगे, उसके लिए मैं तुम्हें पैसे दूंगा, उस पर भी टीडीएस कटेगा। उसके बाद फी डायरेक्टर रेम्युनरेशन, मतलब डायरेक्टर रेम्युनरेशन का मतलब डायरेक्टर सिटिंग फीस। अब यहां पे बस ध्यान देना, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना क्या लिखा है, कह रहा है ध्यान से पढ़ना, कह रहा है मोर देन 30,000 इन ए फाइनेंशियल ईयर फॉर ईच कैटेगरी ऑफ इनकम। बहुत ध्यान से पढ़ना, ईच कैटेगरी ऑफ इनकम, मतलब हर कैटेगरी ऑफ इनकम पे 30 की लिमिट है, हर कैटेगरी, कंबाइन लिमिट नहीं है। रॉयल्टी पे अलग है, टेक्निकल फीस पे अलग है, प्रोफेशनल फीस पे अलग है। बट आगे क्या लिखा है, However, this limit does not apply in case of payment made to director of a company। मतलब क्या है, अगर मैं डायरेक्टर सिटिंग फीस दे रहा हूं, डायरेक्टर को रेम्युनरेशन दे रहा हूं, चाहे 10,000 की दे रहा हूं, टीडीएस काटना पड़ेगा। मैं सिंपल सी बात कहना चाह रहा हूं कि ये जो ऊपर वाले पॉइंट है, इनमें ये 30,000 रुपए की लिमिट है, इस वाले पॉइंट में लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है जी, एक बार मैं दोबारा बोलूंगा, ऊपर वाले पॉइंट में लिमिट एप्लीकेबल है, इस वाले पॉइंट में लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। मतलब डायरेक्टर की रेम्युनरेशन अगर आप 10,000 रुपए भी दे रहे हो तो स्टार्टिंग से टीडीएस काटना पड़ेगा। अब मुद्दा क्या आ रहा है, टीडीएस कौन काटेगा, तो उसने बोला कोई भी पर्सन, कोई भी पर्सन उस इंडिविजुअल एचएफ को छोड़कर अगेन जिनकी टर्नओवर 50 लाख है 1 करोड़ तक है, तो वो टीडीएस नहीं काटेंगे। बाकी कोई भी जो पेमेंट करेगा वो टीडीएस काटेगा। अच्छा, किस रेट से काटेगा जी, रेट ऑफ टीडीएस क्या हो गया, देखो 2% होगा। कब, पेई एंगेज ओनली इन द बिजनेस ऑफ ऑपरेशन ऑफ कॉल सेंटर। अगर मान लो पेई मतलब सामने वाला बंदा, अगर वो कॉल सेंटर में काम कर रहा है तो उसकी पेमेंट पे टीडीएस कटेगा 2%। फिर इन केस ऑफ, अच्छा एफटीएस का मतलब क्या होता है, फी फॉर टेक्निकल सर्विस। एफटीएस का मतलब है फी फॉर टेक्निकल सर्विस, एफपीएस का मतलब होता है फी फॉर प्रोफेशनल सर्विस। देखो यहां पर एफपीएस लिखा हुआ है, यहां पर एफटीएस लिखा हुआ है, तो एफपीएस का मतलब है फी फॉर प्रोफेशनल सर्विस, एफटीएस का मतलब है फी फॉर टेक्निकल सर्विस। ये देखो ये लिखा ना, यहां पे लिखा है ये एफपीएस, ये एफपीएस लिखा है और ये एफटीएस लिखा है। तो एफपीएस का मतलब है फी फॉर प्रोफेशनल सर्विस, एफटीएस का मतलब है फी फॉर टेक्निकल सर्विस। वो ये बात कहना चाह रही है। अब यहां पे वो कहना चाह रहे हैं जी, ध्यान से पढ़ना, कह रहे 2% इन केस ऑफ, अब 2% इन केस ऑफ एफटीएस। एफटीएस का मतलब क्या है, फी फॉर टेक्निकल सर्विस, प्रोफेशनल सर्विस नहीं। यहां पे एफपीएस भी है, यहां पे एफटीएस भी है। एफटीएस वाले केस में 2% है, मतलब अगर एफपीएस है, प्रोफेशनल सर्विस की फीस है, तो टीडीएस जो कटेगा वो 10% से कटेगा। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इस सेक्शन में थोड़ी सी कंफ्यूजन है। ठीक है जी, तो उसने बोला फी फॉर टेक्निकल सर्विस और रॉयल्टी, रॉयल्टी वाले केस में भी टीडीएस कितना कटेगा, 2% से कटेगा। अब करक्स सुनो, करक्स क्या निकल के आ रहा है, करक्स ये निकल के आ रहा है कि फी फॉर टेक्निकल सर्विस पे टीडीएस 2% का है, कॉल सेंटर वाले केस में टीडीएस 2% का है, फिर रॉयल्टी वाले केस में टीडीएस 2% का है, बाकी सब केस में टीडीएस जो है वो 10% का है। डायरेक्टर रेम्युनरेशन 10%, उसके बाद फिर उसने बोला प्रोफेशनल सर्विस 10%, फिर उसने क्या बोला यहां पे, टेक्निकल सर्विस पे 2%, रॉयल्टी पे 2%, नॉन कंपीट फीस पे 10%। बस ये चीज है। और लिमिट सबकी अलग अलग है, सबकी लिमिट जो है वो अलग अलग है। 30-30 हजार रुपए की कंबाइन लिमिट नहीं है, अलग अलग लिमिट हमें देके चलनी है। बट डायरेक्टर की रेम्युनरेशन वाले केस में कोई लिमिट नहीं होगी, वहां पे स्टार्टिंग से टीडीएस कटेगा। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? तो ये हमारा 194J है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है एग्जाम में। आपको 194J जरूर अच्छे से पढ़ के जाना है, यहां से क्वेश्चन बनने के कंफर्म चांसेस है। उसके बाद फिर अगला सेक्शन जो आता है 194K, इसको भी आप यहां से कट कर सकते हैं। 194K को भी 194K को भी यहां से कट कर सकते हैं। 194K भी हमारे किसी काम का नहीं है। उसके बाद फिर एक सेक्शन है 194LA, इसको कट नहीं करना, कहीं कट करके बैठ जाओ। ये 194LA का मतलब क्या है? अच्छा याद है आपने कैपिटल गेन में सेक्शन पढ़ा था 45(5), थोड़ा बहुत याद आ रहा हो 45(5) कंपल्सरी एक्विजिशन। याद है कि गवर्नमेंट तुम्हारी प्रॉपर्टी कंपल्सरी एक्वायर करती है, बदले में क्या मिलता है? कंपनसेशन, या तो ओरिजिनल या इनहेंस, अगर आपको याद आ रहा हो। अब ओरिजिनल इनहेंस मिलता है, तो उस केस में गवर्नमेंट यहां पे कहना चाह रही है कि आपका टीडीएस कटेगा।
अब कितना टीडीएस कटेगा देखो यहाँ पे जी, अब बहुत ध्यान से पढ़ना, यहाँ पे कितने टीडीएस की बात गवर्नमेंट ने करी है। तो 194 LA यहाँ पे चेक करो क्या कह रहा है। कह रहा है कंपनसेशन और एक्विजिशन ऑफ सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड। अगर एग्रीगेट और अमाउंट ऑफ एग्रीगेट अमाउंट मोर देन 2.5 लाख इन ए फाइनेंशियल ईयर, टीडीएस कौन काटेगा? एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी सम इन द नेचर ऑफ कंपनसेशन और इनहेंस कंपनसेशन ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, रेजिडेंट को टीडीएस काटना पड़ेगा 10% के रेट से। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं, सिंपल सी बात कहना चाह रहे हैं कि अगर हमने आपकी प्रॉपर्टी कंपल्सरी एक्वायर की और जो कंपनसेशन मिल रहा है वो 2.5 लाख से ज्यादा का है, तो जो पेमेंट करेगा वो टीडीएस काटेगा 10% के रेट से। बस एक बात ध्यान दीजिए। अब यहां से इतना क्वेश्चन नहीं बना, बट 1-2 बार बन चुका है, बहुत रेयरली बना बट बना है। लिमिट ध्यान देना, कंपनसेशन वाले केस में 2.5 लाख की लिमिट है। अगर 2.5 लाख से ऊपर है तो टीडीएस काटना पड़ेगा, 2.5 लाख तक है तो टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये हमारा 194 LA निकल के आता है। उसके बाद फिर एक सेक्शन है 194 M। ये तो बिल्कुल सिंपल है। 194 M सुनो क्या है, एक बात सारे बच्चे मेरे को बताना। याद है कल आपको मैंने कहा था चीज आ रही इब, अगर आपको याद आ रहा हो तो चीज में एक तो 194 C था, याद करो, एक 194 H था, एक 194 I था, एक 194 J था, ठीक है, और आ रही में एक 194 A था, एक 194 R था और एक 194 IB था। अब सुनो ध्यान से, बहुत ध्यान सुनो। अच्छा याद है कल हमने एक वो किया था सेक्शन 194 I रेंट वाला, जहां पर मैंने कहा था कि अगर रेंट 2,40,000 से ऊपर है तो टीडीएस काटना पड़ेगा, बट वो इंडिविजुअल HF टीडीएस नहीं काट पाएंगे जिनकी टर्नओवर 50 लाख 1 करोड़ तक है। अच्छा फिर याद है उसको हम कहां लेकर गए थे, उसको 194 IB में लेकर गए थे कि वो IB में टीडीएस काटेंगे, बट उसका मंथली रेंट जो है 50,000 से। अब एक बात मेरे को बताओ, एक हमने सेक्शन किया था 194 C कॉन्ट्रैक्टर वाला, याद है 30,000 के सिंगल पेमेंट और 1 लाख रुपए की एग्रीगेट पेमेंट। फिर 194 H किया कमीशन वाला, 15,000 पे कमीशन पे टीडीएस नहीं कटेगा। फिर एक 194 J अभी किया, J उसमें प्रोफेशनल फीस वाला 30,000 रुपए की लिमिट है और डायरेक्टर वाले केस में कोई लिमिट नहीं है। अब मेरे को बताओ कि इन तीनों सेक्शन के अंदर भी एक पॉइंट लिखा था कि इंडिविजुअल और HF टीडीएस नहीं काट पाएंगे जिनकी टर्नओवर 50 लाख तक या 1 करोड़ तक है, उनके लिए 194 M आया। गवर्नमेंट कहती है जो इंडिविजुअल HF 194 C H J में कवर नहीं हो पाए, उन तीनों में कौन कवर नहीं हो पाया? जिनकी टर्नओवर 50 लाख तक या 1 करोड़ तक थी। तो गवर्नमेंट कह रही है अगर तुम वहां पे कवर नहीं हो पाए, हम तुम्हें 194 M में कवर कर देंगे। देखो पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर, कमीशन, ब्रोकरेज, और फिर यहां पे गवर्नमेंट ने क्या बोला, FPS मतलब फी फॉर प्रोफेशनल सर्विस, तो उनको हम यहां पे कवर करेंगे। बट कब कवर करेंगे? पूरे साल की पेमेंट 50 लाख से ज्यादा हो। मतलब कितनी बड़ी लिमिट है, मतलब 50 लाख तक, अगर पेमेंट 50 लाख तक है तो टीडीएस नहीं कटेगा, अगर 50 लाख से ज्यादा है तो गवर्नमेंट कह रही हम टीडीएस काटेंगे और अब 5% के रेट से काटेंगे। बस ये पर ध्यान दो। तो अगर आप कायदे से देखो, आज ये इंडिविजुअल और HF को भी कवर कर रहे हैं बट अलग सेक्शन में कर रहे हैं, बट वहां पे लिमिट ज्यादा रख दी इन्होंने, बस 50 लाख रुपए की लिमिट है। इट मींस अगर मैं किसी को रॉयल्टी दे रहा हूं, अगर मैं किसी को कमीशन दे रहा हूं 50 लाख से ऊपर, तब 194 M में टीडीएस काटना पड़ेगा 5% के रेट से। बस ये पर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो इसमें वो इंडिविजुअल HF कवर होते हैं, जो इनमें कवर नहीं होते वो सब यहां पे कवर होते हैं। बस ये पर ध्यान दीजिए। उसके बाद फिर एक सेक्शन है 194 N। ये 194 N भी इंपॉर्टेंट है, ये कैश विड्रॉल का है। ये कैश विड्रॉल है। कैश विड्रॉल का मतलब क्या है? सुनो एक बात मैं बताओ, आज बहुत सारे लोग अपने बैंक से कैश विड्रॉ करते होंगे, बट आप कितना कैश विड्रॉ करते होंगे? 500, 1000, 2000, 10,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, गवर्नमेंट करते रहो। 1 करोड़ तक के कैश विड्रॉल पे कोई टीडीएस नहीं है। और अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं तो लिमिट 3 करोड़ रुपए की है। अगर आप सोसाइटी नहीं है तो लिमिट 1 करोड़ की है। अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं लिमिट 3 करोड़ रुपए की है।
मतलब अप टू 1 करोड़ कैश विड्रॉ करोगे, नो टीडीएस। पूरे साल में 1 करोड़ से ऊपर कैश विड्रॉ करोगे, टीडीएस कटेगा। और टीडीएस, सारे टीडीएस के सेक्शन में क्या था, टीडीएस एक्सेस वैल्यू पे कटेगा या पूरी वैल्यू पे कटेगा, इसमें एक्सेस पे। ये पहला सेक्शन ऐसा है जिसमें टीडीएस जो कटेगा वो एक्सेस वैल्यू पे कटेगा। मतलब जितनी वैल्यू 1 करोड़ से ऊपर होगी, जैसे मान लो मैंने कैश विड्रॉ किया फॉर एग्जांपल 1 करोड़ 5 लाख रुपए। अब अगर 1 करोड़ 5 लाख रुपए मैंने कैश विड्रॉ किया तो 5 लाख पे बैंक टीडीएस काटेगा, 1 करोड़ पे नहीं काटेगा। मैंने 1 करोड़ 2,000 पे कैश विड्रॉ किया तो 2,000 पे टीडीएस कटेगा, 1 करोड़ पे नहीं कटेगा। वही बात कह रहे हैं। और किस रेट से कटेगा, देखो यहां पे गवर्नमेंट क्या कहना चाह रही है जी। अब गवर्नमेंट कहना चाह रही है हम टीडीएस जो काटेंगे वो 2% से काटेंगे, और 2% उसका जितनी वैल्यू जो है वो 1 करोड़ से ऊपर होगी। बस ये पर ध्यान दो, जितनी वैल्यू जो है वो 1 करोड़ से ऊपर है। अच्छा, 3 करोड़ रुपए किसके लिए लिमिट है, 3 करोड़ रुपए कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए, बाकी सब केस में 1 करोड़ रुपए की लिमिट है। क्या बात मेरे समझ में आ रही है? बट अब यहां पे ध्यान सुनना, लिमिट 1 करोड़ 3 करोड़ है, ठीक है, बट ये लिमिट तुम्हारी 20 लाख की हो जाएगी। मतलब तुम्हें 20 लाख से ज्यादा कैश विड्रॉल पर ही टीडीएस कटेगा। कब? अगर आपने पिछले 3 सालों की रिटर्न फाइल करने में डिफॉल्ट किया। अगर आप पिछले 3 साल की रिटर्न, 3 साल की लगातार आप रिटर्न फाइल नहीं कर पा रहे, डिफॉल्ट कर रहे हो आप रिटर्न फाइल करने में, तो लिमिट 20 लाख की है। 20 लाख तक नो टीडीएस, 20 लाख से ज्यादा 1 करोड़ तक या 3 करोड़ तक 2% है, फिर 1 करोड़ से ज्यादा और 3 करोड़ से ऊपर रेट 5% है। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूं, क्रक्स सुनो, क्रक्स क्या है ये देखो, क्रक्स क्या है? क्रक्स गवर्नमेंट कहना चाह रही है अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी हो या अदर पर्सन हो, सोसाइटी हो या अदर पर्सन हो, आप आरओआई फाइलिंग ओके, आरओआई फाइलिंग नॉट ओके। अगर आरओआई फाइलिंग ओके है पिछले 3 साल की, तो गवर्नमेंट ने बोला अप टू 1 करोड़ 3 करोड़ नो लिमिट, और अगर 1 करोड़ से ज्यादा है 3 करोड़ से ज्यादा है तो 2% टीडीएस कटेगा। ये फिक्स है। ये तब अगर आरओआई फाइलिंग जो है वो ओके है तो 1 करोड़ 3 करोड़ तक नील, और 1 करोड़ 3 करोड़ के बाद 2%। बट अगर आरओआई फाइलिंग नॉट ओके, आरओआई फाइलिंग ओके नहीं है, तो अप टू 20 लाख नील, 20 लाख से ज्यादा 1 करोड़ तक या 3 करोड़ तक आपका यहां पे आएगा, गवर्नमेंट कहना चाह रही है 2%। और अगर आपने कैश विड्रॉ किया 1 करोड़ से भी ज्यादा या 3 करोड़ से भी ज्यादा, तो फिर रेट आएगा यहां पे 5%। फिर रेट 5% है। एक बार मैं दोबारा बोल देता हूं, यहां पे मैं दोबारा बोल देता हूं, आरओआई फाइलिंग ओके, आरओआई फाइलिंग नॉट ओके। आरओआई फाइलिंग ओके अप टू 1 करोड़ 3 करोड़ नो टीडीएस, आफ्टर 1 करोड़ 3 करोड़ 2% टीडीएस। आरओआई फाइलिंग नॉट ओके अप टू 20 लाख नो टीडीएस, 20 लाख से 1 करोड़ 2%, और 1 करोड़ से ऊपर 5%। ये बात ध्यान दो। ये रेट एप्लीकेबल है जी। हाँ, एक्सेस वैल्यू पे कटेगा जी, टीडीएस जो कटेगा वो एक्सेस वैल्यू पे कटेगा। बस ये पर ध्यान दो जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का लॉक कर दें, डन। चलो अब ये आ गया हमारा 194N, ये 194N है। उसके बाद यहां पे आ रहा है 194O, ये भी बिल्कुल बेकार का सेक्शन है। 194O देखो जी, ये 194O क्या है? ये सेक्शन अभी कुछ टाइम पहले इंसर्ट हुआ है। एक बात मेरे को बताओ सर, आज लोग ना बहुत ज्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो आप चेक करना बहुत सारे दुकानदार ना ऑनलाइन शिफ्ट हो रहे हैं। और मे बी मुझे नहीं पता आपके पापा जो हैं अगर वो दुकानदार हैं
मैं अपने पापा को कई बार बोल चुका हूं कि पापा अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, मिंत्रा पे अपना सामान रखवा लो, बट अब वो कहता है ना, छोटे शहरों की सोच थोड़ी सी अलग होती है। नहीं बेटे, यही सही चल रहा है, कहाँ झंझट पालेंगे, कौन हिसाब किताब रखेगा, रिप्लेसमेंट बहुत आती हैं, रिटर्न बहुत आती हैं, जितना बिक रहा है बेटे उतना ही सही है। बट यार बहुत बड़े बड़े बिजनेस ग्रो हो गए अमेजोन फ्लिपकार्ट के थ्रू। सर अच्छी खासी सेल आती है, नो डाउट, ये कमीशन बहुत मोटा लेते हैं, बट सेल भी अच्छी खासी आती है। अब आपने कुछ भी सर्च किया, आप चेक करो कितनी सारी आइटम्स आती है, बट जहां रिटर्न है वहां रिस्क भी है, ऑब्वियस सी बात है। अब एक बात बताओ, एक बंदा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू सामान बेच रहा है, अच्छा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू सामान बेचेगा, तो यहां पे पेमेंट कौन किसको करेगा? मैं करूंगा अमेजोन को, या अमेजोन मुझे करेगा? अमेजोन मुझे करेगा, क्योंकि सामान तो वो बेच रहे हैं, वो कमीशन काटेगा और पैसा मेरे को पे करेगा। गवर्नमेंट ने कहा सुनो जी, अगर 5 लाख से ज्यादा की सेल है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, 5 लाख तक की सेल करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम्हारी सेल 5 लाख से ऊपर की है तो देखिए अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा वाले तुम्हें पेमेंट करेंगे तो टीडीएस काट के करेंगे। कमीशन तो कटनी है, वो तो लग है, जो तुम्हारी पेमेंट बनती होगी उस पर वो टीडीएस काटेंगे और 1% के रेट से काटेंगे। ये देखो क्या लिखा है जी, क्या कह रहे हैं जी, यहां पे वो कहना चाह रहा है कि भैया सेल कंसीडरेशन और कंसीडरेशन फॉर सर्विसेज फैसिलिटेट थ्रू डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी और प्लेटफॉर्म। क्या कह रहे हैं? सेल मोर देन 5 लाख बीइंग ग्रोस अमाउंट ऑफ सेल और सर्विस और बोथ इन ए फाइनेंशियल ईयर टू एन ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट बीइंग इंडिविजुअल और एचयूएफ, एंड सच ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट हैज फर्निश्ड पैन नंबर, आधार नंबर टू द ई कॉमर्स ऑपरेटर। इसके अलावा कोई भी थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है। इसके अलावा कोई भी थ्रेशोल्ड लिमिट का मतलब क्या है? सिर्फ थ्रेशोल्ड लिमिट इंडिविजुअल एचयूएफ वाले केस में है और किसी केस में नहीं है। कंपनी अपना सामान रखवा रही है, स्टार्टिंग से टीडीएस कटेगा। पार्टनरशिप फर्म रखवा रही है, स्टार्टिंग से कटेगा। ओनली इंडिविजुअल एचयूएफ वाले केस में 5 लाख रुपए की लिमिट है। तो टीडीएस कौन काटेगा? ई कॉमर्स ऑपरेटर। किसका काटेगा? ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट का। जो पार्टिसिपेंट है, मतलब जो इसमें पार्टिसिपेंट कर रहा है, जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, उसका टीडीएस कटेगा अगर उसकी सेल 5 लाख से ऊपर है। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात क्लियर है? और 1% से कटेगा। 1% किसका? ग्रोस अमाउंट का। और अगर पैन कार्ड जमा नहीं कराओगे तो 5% से कटेगा। बस ये पर ध्यान दो। अगर पैन कार्ड में डिफॉल्ट करोगे तो 5% से कटेगा। अगर पैन कार्ड दे दोगे तो टीडीएस जो कटेगा वो किस रेट से कटेगा? 1% के रेट से कटेगा। ठीक है, ये आपका 194O है। उसके बाद यहां पे आ रहा है 194P। 194P। अब ये भी सेक्शन कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट नया नया सेक्शन है तो शायद वो पूछ सकते हैं तुमसे। 194P, ये 194P आया किस लिए है वो सुनो। ये 194, अच्छा जिस ईयर में 194P आया ना, न्यूज चैनल वाले पगला गए। अच्छा, न्यूज चैनल को आधी अधूरी खबर होती है, ये कुछ भी चला देते हैं। उधर से बजट आया, सीतारमन जी ने बोला, चैनल कल तक या पीडीपी न्यूज या ये टीवी वो टीवी, ये सब करते क्या है? एकदम पहले क्या करेंगे? पहले तोड़ेंगे शीशा, छोटे छोटे शीशे तोड़ते हैं। ब्रेकिंग न्यूज, गवर्नमेंट ने सीनियर सिटीजन की इनकम एग्जम्प्ट कर दी। अब सीनियर सिटीजन जो चल भी नहीं पा रहा वो भंगड़े डाल रहा है, कह रहा भाई साहब हमारी इनकम एग्जम्प्ट हो गई। आया कुछ अलग, दिखा कुछ अलग दिया। इनको नहीं पता फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या बोला, इन्होंने बस ये कह दिया जी सीनियर सिटीजन की इनकम एग्जम्प्ट हो गई। जबकि लोग क्या था? पहली बात तो नॉर्मल सीनियर सिटीजन कहते हैं जिनकी एज 60 साल या उससे, इसमें 75 साल या उससे ज्यादा वालों को बोला गया। पहली बात तो ये उन लोगों की बात हो रही है जिसकी एज 75 और मोर है। आप खुद जानते हैं वो बहुत कम लोग होंगे। और दूसरी बात, ये नहीं कह रहे वो एग्जम्प्ट है, क्या कह रहे हैं? अब जो 75 साल का है, गवर्नमेंट कह रही उसको क्या मिल रहा होगा? बैंक से थोड़ा बहुत इंटरेस्ट और पेंशन। अगर वो सैलरी क्लास पर्सन है, बिजनेसमैन की तो बात ही नहीं कर रहे। अब अगर उसको बैंक से पेंशन मिल रही है, उसको बैंक से इंटरेस्ट मिल रहा है, तो हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म कर रहे हैं टैक्स देने की। इस केस में बैंक क्या करेगा? बैंक उसकी इनकम निकालेगा, जो उसका टैक्स बनेगा वो बैंक उसके बिहाफ पे कर देगा।
मतलब उस इंडिविजुअल को रिटर्न फाइलिंग से एग्जम्प्ट किया, ना कि टैक्स से एग्जम्प्ट किया। और वो कल तक वाले कह रहे हैं कि उसको टैक्स से एग्जम्प्ट कर दिया। तो ये थोड़ा कह रहा है, वो तो ये कह रहा है कि भाई साहब क्या होता है 75 साल वाला इंसान कहां रिटर्न भरेगा। तो अगर तुम्हें लगता है उसकी दो ही इनकम है, दो कौन कौन सी, पेंशन और इंटरेस्ट, और ये दोनों सेम बैंक से आ रही है, अलग अलग बैंक से नहीं, सेम बैंक से आ रही है। तो अगर कोई बंदा 75 ईयर मोर है, उसकी सिर्फ इंटरेस्ट की इनकम है और पेंशन की इनकम है, और ये दोनों उसको सेम बैंक से आ रही है, तो बैंक उसकी इनकम निकालेगा, उसके बिहाफ पे टैक्स पे करेगा। इस इंडिविजुअल की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है टैक्स पे करने की। और एक बात बताओ, अल्टीमेटली टैक्स तो गया ना, किसने पे किया, बैंक ने। किसके बिहाफ पे, उसके बिहाफ पे। अच्छा, किसकी जेब पर बर्डन आया, उसकी जेब पर आया, जो इंडिविजुअल है। तो फिर कहां वो एग्जम्प्ट हो गया। ये तो वही बात हो गई कि तुम्हारे बिहाफ पे मैं टैक्स पे करके आ रहा हूं और मैंने तुम्हें कह दिया कि तुम एग्जम्प्ट हो, बेकार की बात है। अल्टीमेटली टैक्स तुम्हारी जेब से ही कटना है, बट हां तुम्हारे कंप्लाइंस कम हो गए, बस तुम्हारी हेडेक कम हो गई कि तुम्हें बैंक के पास जाने की जरूरत नहीं है। क्या बात मेरे समझ में आ रही है, वो ये बात कहना चाह रहे हैं। देखो यहां पे वही लिखा है, आप 75 और मोर हो, आपकी पेंशन की इनकम है, ठीक है, और आपकी इंटरेस्ट की इनकम है, इन दोनों के अलावा कोई भी इनकम तुम्हारी नहीं है। तो अगर ये इनकम जो है, अगर आपका सब कुछ करने के बाद एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है, तो उस केस में टीडीएस काटना पड़ेगा आपको। और टीडीएस जो कटेगा वो किस रेट से कटेगा जी, अगर आप चेक करोगे, रेट इन फोर्स। तो बताएगा रेट इन फोर्स का मतलब क्या है, जो उसके रेट है, मतलब अगर वो इंडिविजुअल है तो स्लैब रेट, मतलब जो भी उसके नॉर्मल रेट है ना, जो स्लैब रेट है उसी रेट से कटेगा जी। अच्छा याद है, ये पॉइंट हमने पहले भी कहीं डिस्कस किया था, सैलरी में, सैलरी पर भी टीडीएस के सेम रेट है, यहां पर भी सेम है। गवर्नमेंट कह रही जो उसके नॉर्मल स्लैब रेट हैं, जो उसके नॉर्मल रिस्पेक्टिव रेट हैं, वो रेट यहां पे एप्लीकेबल होंगे, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, ये हमारा 194 पी है, जिसमें गवर्नमेंट कह रही है आप उनके बिहाफ पे टैक्स पे कर देंगे, बस ये पर ध्यान दो। अब यहां पे आ रहा है 194 क्यू। 194 क्यू, 194 क्यू ये क्या कहता है जी, ये कहता है अगर आपने गुड्स परचेस किया, अब गुड्स परचेस किया, अच्छा जब भी मैं गुड्स परचेस करूंगा दो लोग होंगे, बायर और सेलर। तो पेमेंट कौन करेगा, बायर है सेलर, बायर किसको पे करेगा, तो गवर्नमेंट कह रही बायर को टीडीएस काटना पड़ेगा, बायर को, क्योंकि पेमेंट बायर करेगा ना, तो बायर को टीडीएस काटना पड़ेगा। कब, अगर कोई भी गुड्स परचेस कर रहा है बायर और वैल्यू 50 लाख से ऊपर की है, मतलब पूरे साल में बायर ने अगर 50 लाख से ऊपर का सामान परचेस किया, तो बायर पेमेंट के टाइम पे टीडीएस काटेगा, और सारी नहीं, जितना 50 लाख से ऊपर है उस वैल्यू का। ये दूसरा सेक्शन है जहां पे एक्सेस वैल्यू पे कट रहा है। ये दोनों याद कर लेना, 194N और 194Q, इन दोनों में एक्सेस वैल्यू पे कट रहा है जी। बाकी सब में ग्रोस वैल्यू पे है, बट इन दोनों सेक्शन में गवर्नमेंट कह रही है जितनी वैल्यू उससे ज्यादा होगी उस वैल्यू पर टीडीएस कटेगा, बस ये पर ध्यान दो। वो ये बात कहना चाह रहे हैं। तो देखो जी, यहाँ पे 50 लाख से अगर 50 लाख तक है तो टीडीएस नहीं कटेगा, अगर वैल्यू 50 लाख से ऊपर है उस पर आपको टीडीएस काटना पड़ेगा, बस ये पर ध्यान दो। बट सारे बायर यहाँ पे कवर नहीं होंगे। बायर वही कवर होगा, बायर मींस अ पर्सन हुज टोटल सेल या ग्रोस रिसीट और टर्नओवर फ्रॉम द बिजनेस मोर देन 10 करोड़ ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रोसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर इन विच द गुड्स वर परचेज। मतलब क्या है, जिस ईयर में तुमने गुड्स परचेज किया उसके पिछले साल में तुम्हारी सेल जो है वो 10 करोड़ से ऊपर होनी चाहिए। 10 करोड़ मतलब कोई छोटा मोटा बायर ना हो, बहुत बड़े बायर की बात कर रहे हैं। मतलब नॉर्मल टुच्चे मुच्चे बायर यहां पे कवर नहीं होंगे। जिसकी सेल 10 करोड़ से ज्यादा थी वो बायर अगर पेमेंट करे 50 लाख से ऊपर तो टीडीएस काटेगा। तो सिंपल सी बात यह निकल के आ रही है कि अगर कोई नॉर्मल बायर है तो नॉर्मल बायर यहां पे टीडीएस नहीं काटेगा, वही काटेगा जिसकी टर्नओवर जो है वो 10 करोड़ से ज्यादा की। अच्छा, इसका कनेक्शन टीसीएस के साथ भी है, बट उसको अलग लेके चलो, थोड़ा सा इसको अलग लेके चलो। अभी ये बात ध्यान दो कि अगर हम बायर हैं, हमारी सेल 10 करोड़ से ऊपर की है और हमने जो सप्लाई की है वो 50 लाख से ज्यादा की है, तो मुझे टीडीएस काटना पड़ेगा, बस ये पर ध्यान दो। उसके बाद फिर एक सेक्शन है 194R, ये भी बेकार का है। 194R पता क्या है, याद करो,
पीजीपी के अंदर हमने किया था परक्यूजिट्स वाला, कहता परक्यूजिट्स बेनिफिट्स मिलते हैं, सैलरी के अंदर भी था नॉन कैश बेनिफिट परक्यूजिट्स मिलते हैं, उसका ही है, उसका ही है, एक सेकंड, उसका ही है। अब यहां पे कह रहा है कि अगर कोई पर्सन उस इंडिविजुअल एचएफ को छोड़ के जिसकी टर्नओवर 50 लाख 1 करोड़ तक है, अगर वो किसी रेजिडेंट को बेनिफिट दे रहा है, परक्यूजिट दे रहा है, तो 20,000 तक तो कोई टीडीएस नहीं है जी, लिमिट यहां पे 20,000 की होगी। यहां पे अगर आप चेक करोगे ये रहा 20,000 कि 20,000 तक तो टीडीएस नहीं घटेगा, अगर वैल्यू उस परक्यूजिट की, उस गिफ्ट की 20,000 से ऊपर के तो टीडीएस काटना पड़ेगा। और बहुत सारे गिफ्ट मिलते हैं, बेनिफिट मिलते हैं, परक्यूजिट्स मिलते हैं, तो गवर्नमेंट ने कहा 20,000 तक एग्जाम्प्ट है, 20,000 के बाद आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। और किस रेट से काटना पड़ेगा? 10% से काटना पड़ेगा, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? अब बोलो क्या डाउट है? बस ये डाउट? अच्छा चलो अब यहाँ पे आओ जी। अच्छा ये 206 डबल मैं आपको बता चुका था, अगर आप पैन कार्ड गलत देंगे तो टीडीएस कैसे कटेगा, लोअर या हायर रेट? देखो वही दिया हुआ है एक्ट में जो रेट है, ये जो सेक्शन में है, या 20% विच एवर इज हायर, और 194 क्यू के लिए रेट 5%, 194 क्यू एंड 194 ओ के लिए रेट 5% है, बाकी सबके लिए इनमें से हायर वाला है। मतलब अगर क्वेश्चन 194 क्यू का होगा, 194 ओ का होगा, अगर वहां टीडीएस नहीं देंगे तो 5% है, बाकी सब केस में रेट जो है वो 20% तक रेट जा सकता है, बस ये पर ध्यान दो, क्योंकि हायर जो बनेगा वो नॉर्मली 20% ही बनेगा। ये आपको यहाँ पे निकल के आ रहा है। अच्छा एक सेक्शन फिर यहाँ पे आ रहा है 194 सॉरी 206 ए बी, ये क्या है? अभी तक क्या था, अभी तक गवर्नमेंट कहती थी अगर आपने पैन कार्ड नहीं दिया या पैन कार्ड गलत दिया तो डिडक्टी का टीडीएस काटेगा हायर रेट से। अब एक सेक्शन लेकर आए 206 ए बी, इसमें क्या लिखा है? इसमें यह लिखा है, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, कि अगर आपने पर्सन, यहां नीचे से पढ़ना, ए पर्सन हु हैज नॉट फर्निश, मिल गई वो लाइन, लाइन मिल गई? यहां देखो, यहां मीनिंग ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन, मीनिंग ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन, वो लाइन पढ़ो। ए पर्सन हु हैज नॉट फर्निश्ड द रिटर्न ऑफ इनकम फॉर असेसमेंट ईयर relevant to previous year immediately preceding the financial year in which the tax is required to be deducted, for which the time limit for furnishing ROI has expired, and the aggregate of TDS TCS in some case in his case 50,000 or more in that set financial। इसका मतलब क्या कि आपने पिछले साल की रिटर्न फाइल नहीं की टाइम से, एंड उस साल की जिस साल की रिटर्न फाइल नहीं की उस साल का टीडीएस और टीसीएस तुम्हारा 50,000 या उससे ऊपर बनता था, अब तुमने वो हमें जमा नहीं कराया, उसका डिफॉल्ट हो गया, और तुमने रिटर्न भी फाइल नहीं की पिछले साल की, तो अब इस साल हम तुम्हारा टीडीएस काटेंगे हायर रेट से। हायर किसमें से? हायर जितना सेक्शन में दिया है उसका ट्वाइस, जितना एक्ट में दी है उसका ट्वाइस, और 5% विच एवर इज हायर जी। अच्छा भाई मेरे को बताएगा पैन कार्ड वाले केस में तीसरे में क्या लिखा है? 20%, यहां पे 5%, मतलब सेक्शन में जो रेट दिया उसका ट्वाइस, एक्ट में जो दिया है उसका ट्वाइस, और 5% इनमें से हायर जो है उस रेट से टीडीएस कटेगा अगर आपने रिटर्न जो है वो सही टाइम पर फाइल नहीं की, और तुम्हारा टीडीएस और टीसीएस जो है वो 50,000 और मोर था जी। ये सेक्शन है 206 ए बी, ये बात ध्यान दो। क्या बात मेरे समझ में आ रही है? तो ये पूरा का पूरा टीडीएस का लो है, बस ये पूरा टीडीएस का लो है। अब सुनो ध्यान से, मैं तुम्हें 6 सेक्शन बता रहा हूं जो तुम्हें एग्जाम से पहले तक छोड़ने नहीं है, छोड़ने सारे भी नहीं है, बट ये 6 नहीं छोड़ने बिल्कुल जी। एक तो आप यहां पे लिखेंगे 194 पी, 194 पी पी, एक आप लिखेंगे 194 जे,
एन भी लिख लो, एन 194 एन और 194 जे, जी हो गया। 194 आई बी, आई बी और 194 आई, आई और यहां पे 194, नहीं नहीं डी नहीं, कहाँ गया वो, नहीं आई, सी, कितने हो गए, छह हो गए ना। और उसके बाद फिर आपका बस यही है, और एक 194 ए लिख लो जी। ये सेक्शन है जो आप छोड़ के नहीं जा सकते किसी भी हालत में, छोड़ना कोई भी नहीं है, बट ये तुम्हें फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। ये 7 सेक्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है जी, क्लियर है। अब यहां पे आ जाओ फटाफट से जी। अब एक बार फटाफट से टीसीएस देख लेते हैं। टीसीएस का वैसे तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन बनता भी है, नहीं बनता, मतलब बहुत रेयरली बनता है, क्योंकि टीडीएस के अंदर ऑलरेडी बहुत कुछ है पूछने का। ठीक है, बट हाँ एग्जामिनर का अगर मूड हो कि मुझे पेपर इजी बनाना है इस बार, तो शायद वो टीसीएस में से पूछ लेगा, बट उसका मूड ऐसा होता नहीं है कभी। ठीक है, अब यहां पे आ जाओ, ये टीसीएस जी, ये आपका आ गया टीसीएस। अब पहले समझो टीसीएस क्या है। टीसीएस को मैंने पहले कहा था, टीसीएस में क्या था, सेलर और बायर होता है। अब सेलर और बायर, तो टीडीएस में क्या होता है, बायर पेमेंट करते हुए टीडीएस काटता है। टीसीएस में क्या होता है, जब सेलर सामान बेचता है, सामने वाली पार्टी से पैसा लेता है, तो उसके साथ में वो टीसीएस भी कलेक्ट करता है। मैंने तुमसे 100 रुपए लिए, गवर्नमेंट ने कहा इस 100 के साथ में 10 रुपए भी ले टैक्स के, तो वो 10 रुपए टीसीएस है। दैट इज टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, नो डिडक्शन, कलेक्शन एट सोर्स, कि जो तुम मेरे को पैसा दोगे उसके साथ में ये टैक्स भी आप मुझे दोगे। अब क्वेश्चन क्या रहा है, टीसीएस किस किस पे कटता है। याद है टीडीएस की बहुत सारी पेमेंट है, सैलरी, फीस, कमीशन, ब्रोकरेज, लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, ऑनलाइन गेम्स, कॉन्ट्रैक्ट फीस हो गया, कंपलसरी एक्विजिशन हो गया, इंश्योरेंस कमीशन हो गया। दुनिया जहान के पॉइंट्स है टीडीएस में, ऐसे टीसीएस में भी है। टीसीएस देखो यहां पे क्या कह रहे हैं जी, पहला कह रहे हैं सेल ऑफ सर्टेन, इट मींस अगर आपने गुड्स बेचे तो इस पे टीसीएस कलेक्ट होगा। अगर आपने गुड्स बेचे इस पे टीसीएस कलेक्ट होगा। कौन कौन से, पहला अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन 1%। अब बच्चा कह रहे हम तो नहीं पे करते, हम भी शराब की बोतल लाए थे, हमारे रिलेटिव ने बोला भाई शराब की बोतल ले आना, हमने तो पे नहीं किया। तुमने इसलिए पे नहीं किया क्योंकि पर्सनल कंजम्पशन है, ये बिजनेस की बात हो रही है। अगर आप बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं तो टीसीएस कलेक्ट होगा ही होगा। तुम पर्सनल कंज्यूम के लिए शराब लेके आते हो, वहां टीसीएस की बात नहीं है। तो गवर्नमेंट ने बोला अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, टीसीएस का रेट है 1%। आगे देखो तेंदू लीव्स क्या होती है, तेंदू लीव्स क्या होती है, तेंदू लीव्स होते हैं, अगर मैं आपको बात बोलता हूं, बीड़ी के पत्ते। तुम्हें क्या लगा था, तेंदू लीव्स क्या होती हैं, बीड़ी रैपर, शायद मैं गलत ना हूं तो ये होते हैं तेंदू लीव्स, तेंदू लीव्स। हाँ ये देखो जी, यहां पे आ जाओ, ये देखो, ये रही तेंदू लीव्स, देखो ये देखो जी, ये देखो बीड़ी का पत्ता, ये देखो इससे बीड़ी बनती है जी। ये तेंदू लीव्स हैं जिनसे हमारी बीड़ी बनती है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, बीड़ी नहीं कह रहा, बीड़ी के पत्ते जिससे ये बीड़ी बनती है, अलाउड है। इसकी तो खेती होती है, अफीम की खेती होती है, चरस की खेती होती है, लोग खेती करते हैं इसकी, अलाउड है, बिल्कुल अलाउड है ना। अलाउड क्यों नहीं होगा, जब गवर्नमेंट सिगरेट अलाउड कर रही है तो ये भी अलाउड है, सारा कुछ। इन सबकी खेती होती है प्रॉपर। तो गवर्नमेंट वही कह रही है तेंदू लीव्स, पर्सनल नहीं, अगेन पर्सनल नहीं, बिजनेस, तेंदू लीव्स पे टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा। किस रेट से, 5% से। आगे टिम्बर, टिम्बर क्या होते हैं, लकड़ियां। टिम्बर ऑब्टेन अंडर ए फॉरेस्ट लीज,
टिम्बर ऑब्टेन बाय एनी मोड अदर देन, मतलब एक तो फॉरेस्ट लीज जो जंगल से टिम्बर निकलते हैं और एक जंगलों के अलावा टिम्बर निकलते हैं। तो कह रहे चाहे फॉरेस्ट आपने लीज पे ले रखा हो वहां से लकड़ियां हो या अदर देन, टिम्बर वाले केस में टीसीएस जो है वो 2.5% है। टिम्बर समझ गए ना, टिम्बर होते हैं, आप अगर देखोगे ये देखो जी, ये लो ये टिम्बर है, देखो जी ये टिम्बर जो वो पुष्पा झुकेगा नहीं साला, हाँ हाँ समझ गए ना। तो वो लकड़ियां लेके ऐसे झुको करता है, तो वो जो लकड़ियां लेके जाता है जी वो उसकी बात कर, ये टिम्बर है, इस पे टीसीएस कलेक्ट होता है जी। उसके बाद एनी अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस नोट बिंग टिम्बर और तेंदुलिस्ट, कोई और भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस उस पे भी टीसीएस कटेगा 2.5। रटने वाला बच्चा एक बात ध्यान दे, टिम्बर या फॉरेस्ट प्रोड्यूस टीसीएस किस रेट से है 2.5। आगे देखो स्क्रैप, स्क्रैप समझ गए, वेस्ट एंड स्क्रैप, उस पे टीसीएस 1%। मिनरल्स बीइंग कोयल लिग्नाइट आयरन ओर इन सब पे टीसीएस 1%। अब देखो क्या लिखा है, कह रहे द टैक्स शुड बी कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ डेबिटिंग द अमाउंट ऑफ पेबल बायर टू हिज अकाउंट और एट द टाइम ऑफ रिसीप्ट ऑफ पेमेंट फ्रॉम बायर विच एवर इज अर्लियर। मतलब सिंपल सी बात है, जैसे टीडीएस में क्या था, जब उसके खाते में क्रेडिट होगा और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, यहाँ पे खाते में क्या होगा डेबिट होगा, तो डेबिट और जब पेमेंट तुम रिसीव करोगे विच एवर इज अर्लियर, उस टाइम पे तुम्हें टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा। बट एक बात ध्यान देना, ये सब चीजें पर्सनल कंजम्पशन में यूज ना हो, ये बिजनेस पर्पस के लिए हो, तब टीसीएस कटेगा जी। ठीक है जी। उसके बाद देखो जी आगे देखो, पार्किंग लॉट, टोल प्लाजा, माइन और ए क्वेरी। अब जो पार्किंग लॉट होते हैं ना, बाहर पार्किंग लॉट होते हैं, पार्किंग किराए पर मिलती है, जैसे लक्ष्मीनगर के अंदर पार्किंग ये किराए पर ले रखी है लोगों ने, तो उस पार्किंग लॉट की बात कर रहे हैं। टोल प्लाजा जो कंपनी रोड बना रही है, जो टोल कलेक्ट कर रही है, उसमें भी टीसीएस की बात हो रही है। पार्किंग लॉट, टोल प्लाजा, माइन, क्वेरी, इन सब पे टीसीएस जो है वो 2% से टीसीएस कलेक्ट किया जाता है। बस ये पर ध्यान दो। मैं अगेन बोल रहा हूं, ये पॉइंट्स आपके एग्जाम में इतने कभी बने नहीं है, बट सिलेबस में सब कुछ दिया हुआ है, वो कहता पढ़ डालो सारा कुछ, बने ना बने वो बात की बात है। ठीक है ना, तो सिलेबस में है इसलिए मुझे करवाना पड़ रहा है, अदरवाइज टीसीएस से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टीडीएस है और क्वेश्चन बहुत सारे उसमें से बन चुके हैं। बट कई बार एग्जामिनर वेला बैठा होता है और वो खोलता है पेपर कहां से बनाऊं, और खुल गया टीसीएस, कहता ये बना देता हूं, आज तक तो बनाया नहीं ना, इस पर बना देते, बस वहां टीसीएस का नाम आता है। ठीक है। उसके बाद देखो सेल ऑफ मोटर व्हीकल, आज जो मोटर गाड़ियां बिकती हैं बाहर, जो गाड़ियां नहीं बिक रही बाहर, मोटर गाड़ियां बिक रही है, 10 लाख तक की गाड़ियों पे नहीं है, 10 लाख से ऊपर की गाड़ियों पे टीसीएस 1% है। आप फॉर्च्यूनर लेकर आए, फॉर्च्यूनर इनोवा 30 लाख की, 35 लाख की, आपको अभी बिल चेक करना, उसके बिल में टीसीएस होगा। गवर्नमेंट 1% टीसीएस कलेक्ट करती है मोटर व्हीकल की सेल के ऊपर, सेलर बायर से टीसीएस कलेक्ट करता है। फिर यहां पे गवर्नमेंट कहती है रेमिटेंस, रेमिटेंस अंडर एलआरएस और आरबीआई और परचेज एंड ओवरसीज टूर पैकेज। इसका मतलब पता क्या है, मतलब कमाल की बात है, जो लोग इंडिया से बाहर जा रहे हैं, यहां से पैसा बाहर भेजा जा रहा है, रेमिटेंस, उस पर भी टीसीएस कलेक्ट होगा। तुम बाहर जा रहे हो, तुम पैसा बाहर लेके जाओगे, यहां से पैसा बाहर भेजा जाएगा, उस पर भी टीसीएस कलेक्ट होगा। अब गवर्नमेंट ने कहा देखो जी, वेयर द अमाउंट इज फॉर परचेज ऑफ एन ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज, अगर आपने पूरा पैकेज बुक कराया, पैकेज जैसे शादियों के बाद होता है कि भैया आना जाना खाना पीना टूर, हमने मालदीव्स का पैकेज बुक करवा लिया 8 लाख का, तो गवर्नमेंट ने कहा देखो जी 7 लाख तक का है अगर पैसा तो 5%, उसके बाद 20% टीसीएस। जाओ घूम के आओ, आराम से मस्ती करके आओ, टीसीएस दे दो बस, हमें टीसीएस चाहिए जी। अगर तुम घूमने जा रहे हो, तुमने टूर पैकेज बुक कराया है, तो 7 लाख तक तो 5% है, 7 लाख के बाद 20%। फिर वेयर द अमाउंट
और एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट बीइंग रेमिटेड बाय बायर इज लेस देन 7 लाख इन ए फाइनेंशियल ईयर, तो नील। 7 लाख तक वाले केस में यहां पे नील आएगा। बट आगे देखो ध्यान से क्या कह रहा है, कह रहा है वेयर द अमाउंट इज रेमिटेड फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेशन और मेडिकल ट्रीटमेंट। इसका मतलब क्या है, और फिर वो कह रहे हैं द अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट इन एक्सेस ऑफ 7 लाख इज रेमिटेड बाय द बायर इन ए फाइनेंशियल ईयर। अब देखो क्या कहना चाह रहे हैं, वो कहना चाह रहा है आप बाहर पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ने मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं, तो 7 लाख तक तो कोई टीसीएस नहीं है। 7 लाख के बाद 5% से टीसीएस कटेगा। अगर आप बाहर पढ़ने जा रहे हैं या आपका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट बाहर होना है तो 7 लाख तक नील है, 7 लाख के बाद 5% टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा। फिर गवर्नमेंट कह रही है वेयर द अमाउंट इन रेमिटेड फॉर द पर्पस अदर देन टू। मतलब क्या है, अदर देन टू का मतलब क्या है, आप बाहर पढ़ने नहीं जा रहे, एजुकेशन के लिए नहीं जा रहे, घूमने फिरने बाहर जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने बोला कि 20% टीसीएस कलेक्ट होगा 7 लाख के बाद। 20% अगर वहां जा रहे हैं घूमने फिरने के लिए, जैसे बहुत सारे लोग घूमने फिरने जाते हैं, 7 लाख तक गवर्नमेंट कह रही यहां देखो 20% कटेगा। 7 लाख तक नहीं कटेगा, 7 लाख के बाद किस रेट से कटेगा, 20%। उसके बाद देखो जी, वेयर द अमाउंट बीइंग रेमिटेड आउट इज लोन ऑब्टेन फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एज डिफाइंड इन सेक्शन 80E फॉर द पर्पस ऑफ परस्यूइंग एनी एजुकेशन एंड द अमाउंट और एग्रीगेट अमाउंट इन एक्सेस ऑफ 7 लाख। अब कहना क्या चाह रहा है, आपने इधर सुनो, आपने इंडिया से पैसा यहां पे लोन लिया, इंडिया में लोन लिया, उस लोन के पैसे को बाहर भेज रहे हैं, खुद का पैसा नहीं भेज रहे, आपने यहां से एजुकेशन लोन लिया, उस लोन के पैसे को बाहर भेज रहे हैं, तो 0.5% टीसीएस कलेक्ट होगा 7 लाख से ऊपर वाली वैल्यू पर। ये क्वेश्चन पिछले अटेम्प्ट के अंदर बन चुके हैं ये वाला, तो मुझे नहीं लगता इस बार बनेगा। बट अगेन कुछ नहीं कह सकते, कुछ भी नहीं कह सकते, तो क्वेश्चन शायद दोबारा से बन सकता है। तो ये रेमिटेंस पहले समझ लो, ये किस केस में है, जब यहां से पैसा बाहर रेमिट किया जाता है उस केस में। अच्छे, अब वो किस पर्पस के लिए रेमिट किया जा रहा है उस पर डिपेंड करता है कि टीसीएस जो है वो किस रेट से कलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, आगे देखो जी, सेल ऑफ गुड्स जी, सेल ऑफ गुड्स वैल्यू एक्सीडिंग 50 तक। याद है आपने अभी 194 क्यू पढ़ा, याद है 194 क्यू क्या था। 194 क्यू में बायर की सेल कितनी हो, 10 करोड़ से ज्यादा, और कंसीडरेशन कितना हो, 50 लाख से ज्यादा, तो क्या कटेगा, टीडीएस। किस रेट से, 0.1% से। आई थिंक 0.1% था, 0.1 है या 1 है, मेरे ख्याल से 0.1 है, 0.1 है ना। और कितनी वैल्यू पर, जितनी 50 लाख से ज्यादा। अब तुम टीडीएस किलो में कवर ही नहीं हो रहे, मान लो तुम्हारी सेल 10 करोड़ से कम है, वैल्यू 50 लाख से ऊपर है, बट सेलर की टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है, तो गवर्नमेंट ने कहा टीडीएस तो नहीं, फिर टीसीएस सेलर कलेक्ट करेगा। देखो यहां पे 50 लाख से ऊपर है, और यहां पे सेलर के बारे में दिया होगा, अगर मैं देखता हूं यहां पे, इसने यहां पे लिमिट लिखी नहीं है, this other goods purchased by him the seller and has, यहां पे लिखी है, नहीं लिखी, यहां पे 10 करोड़ रुपए की लिमिट है, बट यहां पे सेलर वाले केस में लिख देता हूं मैं, यहां पे जो ये सेलर है, यहां पे कहां गया सेलर, ये जो सेलर है इसकी टर्नओवर जो है वो 10 करोड़ से ऊपर होनी चाहिए इन प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। मतलब यहां पे, वहां पे बायर की टर्नओवर थी ना, यहां पे सेलर की टर्नओवर है। अगर सेलर की टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है तो सेलर स्पेसिफाइड है, तो टीसीएस कलेक्ट करेगा, बस ये पर ध्यान दो, ये बात यहां पे निकल के आ रही है। अब बाकी सारी बातें तो वही हैं, अगर पैन कार्ड नहीं दोगे तो वही, पैन कार्ड नहीं दोगे, गलत दोगे तो हायर रेट से कटेगा, अगर आपने रिटर्न नहीं भरी तो फिर वो ट्वाइस रेट से टीसीएस कलेक्ट होगा। इसको आप इग्नोर भी कर सकते हो, इसको आप काट भी सकते हो, ये दोनों प्रोविजन आप काट सकते हो क्योंकि टीडीएस के लॉ में ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है जी, तो टीडीएस के अंदर ही बनेंगे,
टीसीएस में बनने के चांसेस नहीं है जी। तो ये हमारा पूरा टीसीएस का लो यहाँ पे निकल के आता है जी। क्या बात समझ में आ रही है जी? टीसीएस के लो में क्या तुम्हें ध्यान देना है, एक तो रेमिटेंस वाला बस इंपॉर्टेंट है, और एक मोटर व्हीकल वाला, बस ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है बस। एक मोटर व्हीकल वाला देख लेना और एक रेमिटेंस वाला देख लेना, इन्हीं दोनों में से क्वेश्चन बनता है टीसीएस में, अगर बनेगा तो, और किसी के अंदर बनने के चांस नहीं है। एक रेमिटेंस वाला और एक मोटर व्हीकल वाला जी बस। तो ये हमारा पूरा टीसीएस का लो था। अब जाके फाइनली 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 हमारा पैक हो जाता है जी। ठीक है जी, चलो तो फिर अब कल मिलेंगे हम वही 12:30 बजे जीएसटी वाली क्लास में, और आज शाम को भी मिल रहे हैं 9 बजे पीजीबीपी की क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, थैंक यू सो मच, बाय बाय।